जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। आज अपना फिजिकल की थ्योरी लेंगे और आपको बताएंगे राजस्थान पुलिस के 5 किलोमीटर की टिप्स। किस प्रकार दौड़ना चाहिए, किस प्रकार नहीं दौड़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इसमें वर्कआउट हम क्या क्या करवाएंगे आपको आगे। प्लस में अपने इंजरी से किस प्रकार बचना है और नी पेन से किस प्रकार बचना है, ये सारी विस्तृत अपनी जानकारी इस वीडियो में अपने इस क्लास में करेंगे। 1 घंटे की अपनी क्लास होने वाली है। लास्ट में अपना डाउट सेशन लेंगे। आपके जो भी डाउट्स वगैरह हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो, 5 किलोमीटर की रनिंग अगर आपको करनी है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको चाहिए एंडोरेंस, आपको चाहिए स्टेमिना। स्टेमिना और एंडोरेंस में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। स्टेमिना होती है कि अपने माइंड की भी स्टेमिना होती है और मानसिक जिसे बोलते हैं, और फिजिकल भी। यानी कि अपन कितनी देर लंबे समय तक वर्क कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा थकान के, वो तो हो गई स्टेमिना। जिस प्रकार से आप लाइब्रेरी में 3 घंटे बैठ सकते हो, वो आपकी स्टेमिना हो गई। ठीक है। इंड्योरेंस क्या होता है? इंड्योरेंस होता है थकान हो रही है, थकान के विरुद्ध, शरीर थक रहा है, थकान के विरुद्ध अपन कार्य कर रहे हैं। जैसे अब आप जब रनिंग करते हो तो आपके हो सकता है पैरों में दर्द होता हो सकता है आपके कोल में दर्द हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप रनिंग कर रहे हो, तो वो आपका क्या होता है? इंड्योरेंस। इंड्योरेंस की डेफिनेशन है थकान के विरुद्ध आदमी जाता है। मतलब थकान हो गई आपको, उसके विरुद्ध आप उस थकान को इग्नोर करके आप दौड़ कर रहे हो, वो आपका एंडोरेंस है। तो स्टेमिना और एंडोरेंस में फ़र्क समझ में आ गया आपको? क्या होता है एंडोरेंस और क्या होता है स्टेमिना? स्टेमिना लगातार अपन कोई वर्क करते हैं, वो आपकी स्टेमिना हो गई। और लगातार अपन उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? किसी भी थकान के विरुद्ध, अपने शरीर की थकान के विरुद्ध अपन कोई कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंडोरेंस। तो हमें 5 किलोमीटर रनिंग में स्टेमिना चाहिए और क्या चाहिए? इंडोरेंस। ठीक है। और 5 किलोमीटर रनिंग मैंने आपको 3 मेथड में बताया था। पहले हम निम्न स्पीड लेते हैं, फिर उसके बाद मध्यम स्पीड लेते हैं, फिर उसके बाद में तीव्र स्पीड लेते हैं। इस प्रकार हम 5 किलोमीटर रनिंग को पूरा करते हैं। 5 किलोमीटर रनिंग पूरा करने के लिए आप ऐसा तो है नहीं कि भाई ग्राउंड में चले गए सीधे 5 किलोमीटर रनिंग लगा दी। उसके लिए अपने को प्रोसेस वाइज चलना पड़ता है। किस प्रकार? पहले अपने शरीर को वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी जॉगिंग करेंगे, समझ रहे हो? जिससे क्या है, शरीर उस स्थिति में ला सकें अपना। जैसे अभी सुबह उठते हैं अपन, सुबह उठते आपको ये कह दे कि ठीक है भाई दौड़ 5 किलोमीटर, क्या तुम दौड़ सकते हो? क्योंकि हमारा शरीर उस कंडीशन में अभी नहीं आया। तो उस कंडीशन में लाने के लिए पहले हम क्या करते हैं? स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर वार्म अप करते हैं हल्का सा, जिससे अपना शरीर थोड़ा गर्म हो सके और उस स्टेप पर आ सके। ठीक है। हम आपको 5 किलोमीटर रनिंग को तैयार करने के लिए आपको टेम्पो रन करवाएंगे। टेम्पो रन का मतलब है कि आपको 3 किलोमीटर की थोड़ी स्पीड से रन करवाया, 8 राउंड जैसे, 6 राउंड जैसे, वो आपको अभी तक करवाया नहीं है। आपको सिर्फ लॉन्ग रनिंग करवाया। लॉन्ग रनिंग आपकी स्टेमिना के साथ साथ इंडोरेंस डेवलप कर रहा है अभी। जब आपका इंडोरेंस अच्छे से थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाएगा, तब हम आपको टेम्पो रन में लेके जाएंगे। अभी आपने इंटरवल ट्रेनिंग तो देखी होगी कल, जैसे इंटरवल ट्रेनिंग कराई। इंटरवल ट्रेनिंग क्या काम करती है? इंटरवल ट्रेनिंग ये काम करती है कि आपकी सीमा को ऊपर तक ले जाती है, दौड़ने की सीमा को। क्योंकि जब आपने 400 मीटर का एक तेज़ राउंड लगाया, 200 मीटर स्लो लगाया, तो जब 400 मीटर आप दौड़ रहे थे तो 400 मीटर के लास्ट टाइम में आपकी ये स्थिति थी कि बस अब नहीं दौड़ सकते। तो वो ऊपरी सीमा तक ले जाती है आपके शरीर की जो सख्त क्षमता है उसको, फिर वो नीचे लेके आती है। इस प्रकार से अपने इसमें इंडोरेंस अच्छा डेवलप होता है। तो इंटरवल ट्रेनिंग, टेम्पो रनिंग तेज़ स्पीड, यानी कम दौड़ना है लेकिन तेज़ स्पीड में दौड़ना। ठीक है, ये होता है। इसके बाद में अपना जॉगिंग टाइप दौड़ 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 करा ही रहे हैं अभी आपका शुरुआत में। ठीक है। रनिंग के लिए ज़रूरी मैंने बता ही दिया, इंडोरेंस हो गया, स्पीड हो गई, रिकवरी हो गई। रिकवरी अपन लेते ही हैं, जैसे हर एक्सरसाइज के बीच में आपको हम रिकवरी देते हैं, पता है आपको? भाई ठीक है, 20 सेकंड रिकवरी दे दिया, 30 सेकंड दे दिया, फिर हम आपको उठाएंगे, फिर उस स्टेप पर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे। ठीक है। उसके बाद में रनिंग का बेस्ट वे क्या है, रनिंग का सही तरीका क्या है? देखो, रनिंग करने के लिए बेस्ट वे ये है आपका कि आपका शरीर का झुकाव किस प्रकार है,
आप पैर किस प्रकार रख रहे हो। अब आपने देखा होगा अपने सीधी स्पीड में दौड़ते हैं जैसे, तो आपके पंजे बाहर की तरफ अगर खुलते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपका डिस्टेंस बढ़ता है। ये आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो पेन है, जैसे मान लो ये आपका पैर हो गया, ठीक है, ये पंजे हो गए आपके, ठीक है, और इस सीधाई में अपने को दौड़ना है। अगर आप इस पैर को थोड़ा सा भी बाहर की तरफ रखते हो इस प्रकार, तो ये सुधाई हो गई, ये डिस्टेंस हो गया। ये इतना गैप आपका जो आएगा, ये लास्ट 400 मीटर में लगभग 10 से 20 कदम आपके ज़्यादा दौड़ने पड़ेंगे आपको। समझ में आ गई। तो पैर आपको कैसे रखना है दौड़ते टाइम, बिल्कुल सीधा। ये चीज़ें कब इंश्योर करनी है, जब आप स्लो रनिंग कर रहे हो तब आप अपने पैरों को देख सकते हो, क्योंकि आप नीचे झुके हुए रहते हो, देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे पैर सीधे कैसे लेके आऊँ, अगर मान लो आपके बाहर की तरफ खुल रहे हैं तो आप जब दौड़ते हो तो अपने पंजे को देखें एक प्रकार कि मेरे सीधे हैं या नहीं है। अगर आप ये गलती करते हो तो ताकत उतनी लगेगी लेकिन 10-20 कदम पीछे हो जाओगे आप। कहने वाला समझ गए। तो रनिंग का बेस्ट वे आपको चूज करना है, इस प्रकार से अपने को दौड़ना है। जो हाथ की पोजीशन रहेगी, मान लो ये आपका हाथ है, ठीक है, ये कोणी है, आपके हाथ सीधा है अभी, तो हाथ की पोजीशन 90 डिग्री, कितनी डिग्री, 90 डिग्री इस प्रकार लोक रखने हैं और फिर चलना है अपने को, ठीक है। कभी भी ऐसे लटका के नहीं चलने हैं, बाहर की तरफ नहीं खोलने हैं, बिल्कुल 90 डिग्री जो पोजीशन रहती है वो आपकी पोजीशन रहनी चाहिए। और बॉडी वेट का जो झुकाव है, जैसे मान लो आपकी ये बॉडी हो गई, ठीक है, तो ये झुकाव है जो ऊपरी बॉडी का वो आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा और आपकी जो गर्दन है वो भी थोड़ी आगे झुकी हुई रहेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी एफर्ट नहीं लगाएगी आगे की तरफ, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इसमें बॉडी का आगे की तरफ। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल अगर आपने नहीं लगाया तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, थकान ज़्यादा होगी और दूरी कम तय कर पाओगे। समझ में आ गई। तो साइंस के नियमों के अनुसार दौड़ते टाइम रनर की जो बॉडी रहती है वो हल्की सी आगे झुकी हुई रहती है, गर्दन है वो आगे झुकी हुई रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिटनेस और डाइट, देखो मैंने आपको बताया आप रनिंग कर रहे हो लेकिन आपका शरीर है जो अनफिट है। फॉर एग्जांपल अगर 90 किलो वज़न है, 100 किलो वज़न है, तो आप रनिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। किस प्रकार से, जैसे आपकी जान लो ज़्यादा वज़न है तो वो नी में पेन करेगा, आपके नीचे वाले जॉइंटों को पेन करेगा, सिन पेन की ज़्यादा समस्या होगी। तो इससे बचने के लिए अपने को बीएमआई पे जाना पड़ेगा, बॉडी मास इंडेक्स। आप बीएमआई निकालने का क्या होता है, बीएमआई, ये अपना बीएमआई हो गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक। अब इसको अपना जैसे मान लो कहते हैं कि भाई इसको कैसे निकाला जाए, तो आप या तो डायरेक्ट अपने गूगल बाबा पे जाओ और डायरेक्ट अपना वेट डालो, या फिर नहीं जाते तो आपका होता है वजन अपॉन हाइट का स्क्वायर। हाइट जो रहेगी वो आपकी मीटर में रहेगी, किस में रहेगी, मीटर में। वजन जैसे मान लो इस भाई का वजन है 85 किलो मान लो, और हाइट कितनी है तेरी, 177, तो 177 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये आपकी बीएमआई आ जाएगी। अब बीएमआई, अच्छा जैसे कि 177 है ना हाइट, तो उसमें से 100 माइनस कर दो तो आधा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, वो गलत है, वो कैसे गलत है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी अपने यहाँ जो है ना इस सूत्र से चलना पड़ेगा आपको भी। और अगर मान लो फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो तो गूगल बाबा पे जाओ और डायरेक्ट उसमें वजन भरो, मेल फीमेल सबका है उसमें, ठीक है, उसमें बहुत शानदार है, बढ़िया तरीके से। हाँ, अब अपन बात करते हैं बीएमआई कैसे रहनी चाहिए, किस प्रकार से रहनी चाहिए बीएमआई। देखो बीएमआई का फॉर्मूला ये जो मापदंड है वो इस प्रकार है, 18.9 से अगर मान लो किसी की नीचे है, क्या है, नीचे है, जैसे मान लो 18 से नीचे है, बिलो, तो वो फिर अंडरवेट में आ जाता है। समझ में आ गई। और 18.9 से लेकर 24.9 ये आदमी फिट है बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपका 18.9 के इर्द गिर्द आ रहा है
तब तो आप डाइट उस प्रकार की खाएंगे कि वज़न थोड़ा बढ़ता हुआ जाए, क्योंकि रनिंग में वज़न टूटता है। अगर 24.9 के अप्रोक्स जा रहे हो आप, तो आप उस प्रकार की डाइट खाएंगे कि वज़न थोड़ा कम हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं। आप इसका मध्य ले लें, क्योंकि यंग एज है, इस उम्र में आपको मध्य में ही लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाद में 24.9 पे हूँ, मैं सिक्योर हूँ। भाई उम्र के अनुसार बढ़ेगा भी, वज़न बढ़ेगा, सारी चीज़ें होगी। 24.9 से लेकर और ये रहेगा 29.9, ये ओवरवेट फर्स्ट श्रेणी आ जाएगी ओवरवेट की। ठीक है, अब 29.9 से लेकर 33.9, 34.9 सॉरी, ये आपकी ओवरवेट की सेकंड श्रेणी। और थर्ड श्रेणी आएगी आपकी 34.9 से लेकर 39.9, ये आपकी तीसरी श्रेणी आएगी। इससे ज़्यादा कोई होता नहीं है, होता है तो भाई होता भी होगा। बाकी ये आपका BMI का सिस्टम है। ये समझ में आ गया? आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे, उसके बाद में भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि भाई आप फिट हो गए नहीं हो। आप किसी भी आदमी के पास गए, कहे तो मोटा है तो हाइट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मोटा है या नहीं है। ठीक है, अब डाइट क्या क्या होती है साहब, मोटे की पतले की, वो अपना बात चर्चा कर लेते हैं। देखो डाइट का जो अपना रहता है वो मैं बता देता हूँ। अपना एक तो रहता है मोटा जो आदमी है उसके लिए, एक रहता है जो पतला आदमी है वो लिए, एक तो ओवरवेट के लिए, एक अंडरवेट के लिए। ठीक है, ओवरवेट को क्या करना पड़ेगा? ओवरवेट को कार्बोहाइड्रेट ले सकता है वो, लेकिन प्रोटीन और वसा उसकी कम करनी पड़ेगी। आपको पता है फैट कौन बढ़ाता है? वसा है, वो फैट बढ़ाएगी। वसा में क्या क्या आता है? तेलीय पदार्थ, घी, चिकनाई जो वाले जो पदार्थ हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या काम करते हैं? प्रोटीन अपनी मसल्स को ग्रो करते हैं। अगर मान लो आपका वज़न कम है और वज़न को ज़्यादा करना है, तो प्रोटीन प्लस वर्कआउट। कौन से वर्कआउट? मसल्स गेन के वर्कआउट। मसल गेन्स के वर्कआउट कौन कौन से होते हैं, बता सकते हो आप? मसल्स गेन के वर्कआउट जैसे स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गई, लंचेज हो गए, समझ रहे हो? पेट की एक्सरसाइज नहीं, पुशअप्स, लंचेज, जंप स्क्वाट्स, ये जो चीज़ें हैं जिससे अपनी क्या है मसल्स ग्रो करे, तो वो अपने कौन से वर्कआउट हो गए? मसल गेन में। तो उसमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको वजन बनाने के लिए? प्रोटीन की। तो इसको तो देंगे अपन प्रोटीन और वसा। क्या देंगे? प्रोटीन और वसा। यानी कि अगर आपको लेना है तो प्रोटीन और वसा पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ओवरवेट वाला है उसको सिर्फ इतनी कार्बोहाइड्रेट देनी है कि वो काम करता रहे शरीर उसका। ठीक है, और ज़रूरी तत्व उसके लिए। ठीक है, तो ये वो प्लस में इसको वो डाइट लेनी पड़ेगी। हाँ, फाइबर। प्रोटीन ज़्यादा लेगा तो आपका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, प्रोटीन क्या काम करता है? अपनी जो मसल्स है, हाँ तो हमको प्रोटीन लेना है पड़ेगा, लेकिन बॉडी में ले सकती है। क्या कह रहे हो, दोबारा बताना। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा किलो करते हैं ना, हाँ तो हमको प्रोटीन की बात बतानी पड़ेगी। हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें इतना ही देंगे कि इसका शरीर थोड़ा चलता रहे, बस। समझ रहे बात को? भाई इतना ख़त्म नहीं करेंगे इसको। फाइबर वो जो तू बता रहा है वो सही कह रहा है तू। अब इसको तो अपन क्या देंगे? वज़न कम करने का वो बताता हूँ अब मैं शुरुआत से। अगर मान लो ओवरवेट वाला जैसे आप हो, कोई भी है, तो उसको सुबह से लेकर शाम तक क्या डाइट प्लान होना चाहिए? इसकी कैलोरी को कम करना पड़ेगा। लगभग आप अंडरवेट वाले को तो ले जाएंगे 2300 कैलोरी तक, 2300 किलो कैलोरी तक ले जाएंगे, और इसको ले जाएंगे 1500 या 1600 के अप्रोक्स। 1490 और 1500 एक ही बात होगी। ठीक है, तो इसको 1500 पर रखेंगे और इसको रखेंगे टाँग के 2300। ठीक है, तो अब उसी हिसाब से अपन इसका डाइट देंगे। समझ में आ गई बात? अब जैसे ओवरवेट वाले की बात कर लेते हैं। अब ओवरवेट वाले के लिए सुबह अपना शहद, नींबू का हाफ वो गया, गर्म पानी पिलाया। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिलाएंगे तो ज़्यादा पसीना आएगा बाहर में। ठीक है, तो सुबह गर्म पानी नींबू डाल के पीना है आपको। उसके बाद में आपको वर्कआउट करने के बाद में उसी प्रकार की डाइट लेनी है, जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, जिसमें कम वो रहता है। फ्रूट्स में अपन इनको क्या खिलाएंगे? फ्रूट्स में जो फैट ओवरवेट के लिए
अमरूद हो गया, पपीता हो गया और सेब हो गया, ठीक है, ये आप नाश्ते में दे सकते हैं। इसके अलावा अंजीर तो अपनी स्टेमिना को डेवलप करता है, अपना स्टेमिना जो है अंजीर बढ़ाता है, तो अंजीर इसके लिए लागू रखेंगे अपन, ठीक है। किशमिश लागू रखेंगे, इसके लिए हटा देंगे क्या, आपको हटाना क्या है, मूंगफली हटानी है और सोयाबीन के बीज हटाने हैं और बादाम भी हटा सकते हैं, क्योंकि बादाम भी एक प्रोटीन ऑलमोस्ट रहता है। बाकी ले भी सकते हैं अगर ठीक ठाक बीएमआई है तो, वो बीएमआई पे डिपेंड करता है क्योंकि आदमी दौड़ता है तो थोड़ा कम भी होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में दिन के समय में अपना ये हो गया ओट्स वगैरह दलिया का हो ही गया ब्रेक। फिर खाने पे आ जाओ, खाने में खाना खाना है लेकिन जितना खाना आप खा रहे हो उससे आपको कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप 4 रोटी खा रहे हो तो इसकी जगह 2 रोटी करनी पड़ेगी, 2 रोटी हो गई। इसके बाद में दाल की वो हो गई, ठीक है, और सलाद हो गया प्लेट भर, ठीक है। जो सलाद है उसका 50% तो सलाद रखना है, बाकी खाना 50% रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं शाम को। शाम को आपको दाल वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना है और दाल पे ज़्यादा फोकस अभी इतना नहीं करना है, मतलब तली हुई चीज़ें से अवॉइड करना है। दाल खानी है लेकिन बिना तली हुई, ठीक है। और इसके साथ में आप सलाद हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और दिन में अपना मौसमी का जूस हो गया, नारियल का पानी भी पी सकता है तो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मौसमी का जूस हो गया। और अगर फ्रूट्स का सलाद की बात करें तो पपीता, अमरूद, सेब ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में मिल्क इसका चलता रहेगा, क्योंकि अगर मिल्क बंद करेंगे तो फिर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी हो जाएगी यानी कि खनिज तत्वों की कमी हो जाएगी। खनिज तत्व तो अपने शरीर की बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं, स्ट्रक्चर को तो यही तैयार करते हैं, तो वो कमी नहीं कर सकते अपना। दूध तो लगातार चलता रहेगा। अगर मान लो दूध पी रहे हो और आपके घुटनों उठनों में भी दर्द चल रहा है तो फिर उसमें हल्दी की मात्रा बढ़ा लो आप, ठीक है, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाता है अंडर वेट के लिए। अब इसको दबा के खाना खाना जितना खा सकता है ये, ठीक है। तली हुई चीज़ें खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अवॉइडेशन नहीं करनी कि भाई तली हुई चीज़ मैं खाऊँ कि नहीं खाऊँ, खाओ दबा के। और क्या क्या खाना है, मूंगफली जब भी आपको दिन में समय लगता है सुबह शाम, मूंगफली जो सिकी हुई जो नहीं होती है सूखी हुई, वो रोस्टेड, हाँ, रोस्टेड मूंगफली खा सकते हो आप। पनीर खा सकते हो, भुना हुआ पनीर खा सकते हो, ठीक है। भुना हुआ पनीर भी आप ले सकते हो इसमें। मूंगफली ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह सुबह जब आप ग्राउंड से में जाते हो आपसे भूखा नहीं रहा जाता, क्योंकि भाई जो कमज़ोर है भूखा भी कम ही रहता है, वो दौड़ता है दबा के, तो आधा केला 1 केला खा के जा सकते हो आप। जब तक आप ग्राउंड पहुंचोगे तब तक वो उधर जाएगा, यानी कि लगभग 1.5 या 2 घंटे पहले आपको ये केला अगर खाते हो तो खा सकते हो। फिर उसके बाद आप ग्राउंड पहुँचे, पहुँचने के बाद में आपने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आपको क्या खाना है, उसके बाद में आपको मूँगफली ज़रूर शामिल करनी है, सोयाबीन शामिल करना है, ठीक है, और बादाम, काजू, किशमिश, और इसके साथ साथ में मूंग मूंग के बीज। अब ये जो मूंग के बीज हैं और ये मूंगफली है, इनको अंकुरित करना है, ठीक है। सोयाबीन भी अंकुरित हो जाता है, मूंगफली भी मूंग के बीज आते हैं ना हरे हरे, वो भी अंकुरित हो जाते हैं। और चने चने भी अंकुरित खाने हैं। अंकुरित खाने से क्या फ़ायदा है बताओ मुझे। अंकुरित खाने से ये फ़ायदा है, हमारे पास एनर्जी अंकुरित जैसी आएगी। अगर आप वैसे खाओगे सिंपल तो सिंपल जैसी आएगी, अंकुरित खाओगे तो अंकुरित टाइप एनर्जी आएगी। तो आपको अंकुरित करके खाना है। अंकुरित करने के लिए आप 18, 24 या 30 घंटे पहले आपको भिगोना पड़ेगा रुमाल में, उस पर लगातार पानी में डाल के रखो उसको, तो अंकुरित हो जाएगा। ये आपको ग्राउंड के जस्ट बाद खा सकते हो आप, या घर जाके खा सकते हो। इसके बाद में आप शेक पियो, बादाम शेक पियो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप मैंगो का जूस पियो, सॉरी मैंगो नहीं, बनाना का जूस पियो। ये वेट बढ़ाने के लिए सबसे कारगर रहता है बनाना। जिसको वेट बढ़ाना है वो बनाना खाए, और जिसको नहीं घटाना है वो अवॉइड करे, ठीक है। तो ये बनाना का अपने जूस पी सकते हैं दिन के टाइम में, और जब भी अपने को टाइम मिले जब भी जूस पी सकते हो। अब दिन के भोजन की क्या करें साहब, दिन के भोजन में आप अपने जैसे सलाद तो अपने को बढ़ाना ही है। सलाद में जैसे चकुंदर, ठीक है, और खीरा, ककड़ी, ये दबा के लेने हैं, क्योंकि आपने रनर के लिए काम कर रहे हैं।
अपने को खाना ही खाने से मतलब नहीं है, अपने को रनिंग में भी एनर्जी चाहिए, डाइट से भी हमारे को फीडबैक चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस से ही लेके आएंगे, तो अगर उससे लेके आना है तो सलाद दबा के लेना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे आप अचार वगैरह खाते हैं उनको अवॉइड कर दो आप। तली हुई चीज़ें इतनी कारगर नहीं होती हैं जितनी होनी चाहिए। ये चीज़ें पे ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा दिन के समय के भोजन में। और छाछ दिन में पीनी है, शाम को नहीं पीनी, आपको पता होना चाहिए बात का। छाछ अगर शाम को पीते हो तो आपके घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अब नहीं होगी तो इन फ्यूचर हो जाएगी। तो छाछ को अवॉइड करना है, खाना खाना है बढ़िया। जो अगर आप रनर हो और शाम को भी प्रैक्टिस करने जाते हो तो खाना आप विदिन 12 बजे से पहले किसी भी कंडीशन में खाना है आपको। कोशिश करो 11 बजे या 11:30 तक खा लो। क्यों खा लो? क्योंकि आपका पेट शाम को खाली हो जाएगा, फिर आपको दौड़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर दिन में आपको मन करे कुछ खाने पीने का तो 2-3 बजे से 3:30 बजे से कोई जूस पी सकते हो, पपीते वगैरह का पी लो, किसी का भी जूस पी लो जिससे दिक्कत नहीं आए आपको। या फिर उसके लिए पानी की मात्रा को बढ़ानी है। पानी की मात्रा मैं अलग से लेऊंगा, उसका पानी क्या काम करता है, बॉडी को डिहाइड्रेशन से कैसे रोकता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी। शाम को सेमी सलाद की मात्रा बढ़ानी है और दूध बढ़ाना है। दूध में आपको जो बस वसीय पदार्थ जैसे मलाई वगैरह है उसको भी लेना है, ये नहीं अवॉइड नहीं करना है। मोटापा है जिसके लिए तो मलाई को हटाना है और जो नहीं है उसको मिलाना है। तो गाढ़ा दूध पीना है, मतलब कहने वाला समझ गए। और अपना शाम को अगर घुटने में दर्द वगैरह है तो वो हल्दी वाला दूध और वो चालू रहेगा, ठीक है। अब ये अपनी डाइट का हो गया ख़त्म। अब अपन बात करते हैं जल पे। ये है जल, H2O। क्या है सूत्र? अपने शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती, और हाइड्रोजन की पूर्ति करनी पड़ती है, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो H2O इतनी इम्पोर्टेंट है अपने शरीर के लिए जितना खाना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप ये मत समझो कि मुझे प्यास नहीं लग रही मैं पानी क्यों पीऊँ, कभी भी मत समझना ऐसा। अगर आप रनिंग कर रहे हो और आप ज़्यादा पानी पी के रनिंग करने जाओगे या जब भी आपको समय मिले ज़्यादा पानी पियोगे तो आपकी बॉडी 1.5 गुना एफर्ट डालेगी आपके रनिंग में। इस चीज़ को आप ध्यान गांठ से बांध लेना। अगर आपको मान लो पानी अच्छा नहीं लगता तो आप नींबू डालो, उसमें थोड़ा चीनी डाल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन पियो पानी को, किसी भी वे में पानी की वो लगनी चाहिए। और जब भी आपको रात को सोते हो तो भी आपको पानी रखना है। बॉडी डिहाइड्रेशन होगी तो क्या होगा? बॉडी अगर आपकी डिहाइड्रेशन हो गई ना तो क्या होगा? बॉडी डिहाइड्रेशन होगी तो बहुत ज़्यादा थकान होगी। सारी अपनी बॉडी की मसल्स को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की पूर्ति आपकी अगर पानी रहेगा तो अच्छे से पूर्ति हो पाएगी, और अगर नहीं हुआ तो सांस सांस के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा ऐसे अभ्यर्थियों को जो बात भी करते हैं ना थकने के बाद तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो आगे गिर जाते हैं। तो उनका मतलब ये है उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो चुकी है। समझ में आ गई? आपको अगर कोई भी पूछे बॉडी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, अत्यधिक थकान होना और उदासी छाना शरीर में, ये बॉडी डिहाइड्रेशन की परिभाषा है। तो अगर आप बॉडी डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे किसी भी प्रकार की किसी भी श्रेणी का आदमी हो। बस बहाना चाहिए अपने को। आपको कितना लीटर पानी पीना चाहिए बताओ? आप रनर हो तो 6 से 7 लीटर पानी पहुंचाना है अपने को। कितना लीटर? 6 से 7 लीटर। अब जब आप रनिंग शुरू करने से पहले 200 से 300 ml आपका पानी लगभग इतना होना चाहिए। मिड में कितना होना चाहिए? वही 50-50 ml या ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिड में। रनिंग के मिड में उसमें भी आप इलेक्ट्रोल या ग्लूकोन डी मिला के पी सकते हैं। जब आप रनिंग ख़त्म कर देते हैं तब कितना होना चाहिए? तब आपका होना चाहिए 700 ml के अप्रोक्स, प्लस माइनस 600 या 800, ठीक है। इतना पानी होना चाहिए आपके, ये पीना है आपको। ये नहीं कि रनिंग खत्म हो गई और अब घर जाके पियेंगे पानी साहब। आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, वो पीना ही पीना है आपको। कभी भी बॉडी मांग रही है ना तो उससे ये समझना है कि अपने को इससे पहले देना था पानी। इसलिए मैं कभी भी आपको ग्राउंड में पानी पीने के लिए मना नहीं करता हूँ। करता हूँ क्या? क्योंकि बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? पानी। कोई और भी ट्रेनर मना कर देता होगा लेकिन मैं इसलिए मना नहीं करता क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके बिना आदमी की बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन से आदमी को ये नहीं पता लगता है मैं कौन हूँ तू कौन है। समझ में आ गई? इस जल वाले में कोई दिक्कत?
सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब अपने 5 किलोमीटर की रनिंग में डाइट पे बात कर लिए, उसके वर्कआउट के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं मिस्टेक में। क्या मिस्टेक करते हैं लोग? मिस्टेक क्या करते हैं? सही जूते का चयन नहीं करना। सही जूते का चयन नहीं करना। जूते अगर आपने पुराने हैं तो उनको बदलना है, और अगर नए हैं और आपके जूते में सोल नहीं है, जैसे मान लो ये जूता है, एक तो आ गया इतना जूता, अब ये झटके को सहन नहीं कर सकता, इसमें इतना स्पंज है वो थोड़ा थोड़ा झटका सहन करेगा। एक जूता है जिसमें थोड़ा स्पंज ठीक ठाक है, क्वालिटी का है, अब वो जैसे ही आपके झटका लगेगा तो ये स्पंज आपके झटके को क्या करेगा? सहन करेगा। अगर आप किसी भी ट्रेनर से या किसी भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर से ये पूछेंगे कि मैं जूते किस प्रकार के पहनूं, तो वो किसी भी ब्रांड का नाम नहीं यूज करेगा। वो यही बोलेगा कि आप ऐसे जूते पहनिए जिसमें झटके सहन करने की क्या हो? क्षमता हो। क्या हो? झटका सहन करने की क्षमता हो। इस जूते की वजह से आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। क्या नहीं होगा? घुटने में दर्द नहीं होगा, आपके पैर को झटका नहीं लगेगा, आपकी जो झटके से मसल्स टूटती हैं वो नहीं टूटेंगी। ठीक है, तो इस जूते का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। समझ में आ गई है जूते वाली? और क्या गलतियां करते हैं? और गलतियां करते हैं तेज़ दौड़ने की। जैसे 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, कितनी होती है? 5 किलोमीटर रनिंग। उसमें अभ्यर्थी शुरुआत में तेज़ दौड़ देता है। तेज़ दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में अचानक से खिंचाव आ जाता है, और अचानक से खिंचाव आने के कारण से या तो कंधों में दर्द होगा, या पैरों में दर्द हो जाएगा एकदम से, या फिर कहीं भी साइड में दर्द हो सकता है, या गर्दन में भी दर्द आ सकता है। तो क्या मांसपेशियां एकदम से खिंच जाती हैं तेज़ दौड़ने से। तो कभी भी शुरुआत होती है वो 5 किलोमीटर की धीरे से करना है। ठीक है, ये मैंने पहले बताया, शुरुआत में धीरे, फिर मध्यम स्पीड, फिर तेज स्पीड। तो क्या गलती नहीं करनी अपने को? एक शुरुआत में तेज स्पीड से दौड़ने वाली गलती अपने को नहीं करनी है। ठीक है, हार्ड सरफेस पे नहीं दौड़ना है। जैसे आपने देखा होगा चित्रकूट स्टेडियम में जब अपन दौड़ाते हैं तो आप उस पट्टी पे दौड़ने का प्रयास करते हो, तो हार्ड सरफेस हो गया। हार्ड सरफेस पे क्या होता है? जैसे आपका पैर यहाँ रख दिया आपने, ये सरफेस है, आपने हार्ड सरफेस यहाँ रख दिया, तो यही की यही जाम है वो पैर, वो आगे पीछे नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी पे है तो पैर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, झटका ज़्यादा लगा तो पैर आगे पीछे हो सकता है ना। और हार्ड सरफेस पे रोड पे अगर दौड़े आप तो पैर जहाँ रख दिया वहीं जाम होगा ना, और झटका किसको सहन करना पड़ेगा? घुटने को, पैर को, जो कि सही नहीं है। समझ में आ गई? हालांकि फौज में हमारे जो लॉन्ग रनिंग है वो रोड पे ही करवाते हैं, क्योंकि उनके पैर स्टेब्लिश हो जाते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ये चीज़ें सही नहीं है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें और लगातार बने रहें तब तो आपके लिए ठीक है कि भाई आप लगातार रनिंग कर सकते हो, रोड पे भी कर सकते हो। लेकिन अभी आप क्या हो? बिगनर्स। तो बिगनर्स को ये गलती नहीं करनी है। स्ट्रेचिंग नहीं करना। अब जैसे आपने कई बार देखा हो राजस्थान पुलिस के कुछ अभ्यर्थी हैं जो लेट सेट आते हैं, मतलब रनिंग शुरू होगी जब चलेंगे, ये चीज़ें होती है मानसिकता, हम भी मानते हैं इस बात को। वो देख लेते हैं माहौल की, यार ये अभी ऐसे ऐसे करा रहे हैं, फिर जब रनिंग होगी, जब अपन दौड़ लेंगे डायरेक्ट। तो स्ट्रेचिंग नहीं करने से भी आपके दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है? घुटने में दर्द हो सकता है, आपकी मांसपेशियां खिंचाव हो सकती हैं, आप अच्छे से शरीर आपका काम नहीं करेगा, जो बॉडी काम करनी चाहिए वो काम नहीं करेगी। आप एक बार करके देख लेना, स्ट्रेचिंग मत करना, वार्म अप मत करना, फिर दौड़ना एक साथ, तेज दौड़ के देखना, आपकी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। आप खुद ये सोचोगे आज मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। कई बार आपने देखा होगा आप रनिंग करते हो और आपकी बॉडी बहुत शानदार काम करती है, कई बार देखा होगा ना आपने, ये चीज़ें बहुत बढ़िया काम करती है, और खुद भी कॉन्फिडेंस फील करते हो अपने आप में कि यार मैं आज ठीक ठाक दौड़ दिया। तो वो किस कारण से कॉन्फिडेंस होता है? उसमें ये है आपने बढ़िया तो डाइट पे ध्यान दिया है, बढ़िया आपने रेस्ट लिया है, बढ़िया आपने स्ट्रेचिंग वगैरह की है, ये इसलिए वो बॉडी ठीक काम कर जाती है। नियमित नींद, अगर आपने मान लो नियमित तरीके से नींद नहीं लेते हो तो भी आपकी रनिंग इफेक्ट करेगी। जैसे आप मान लो 6 से 7 घंटे अपने को सोना है तो सोना ही है। अगर आप नहीं सोए 6-7 घंटे और लगातार वर्कआउट चल रहा है और सोए भी नहीं, तो फिर आपकी बॉडी उस हिसाब से काम नहीं करेगी जिस हिसाब से करनी चाहिए। तो एक रनर्स के लिए
ये गलतियां नहीं करनी है कि पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ली, पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचिंग वगैरह, वार्म अप वगैरह, सही हार्ड सरफेस या सही जूते का चयन, ये सारी चीज़ें मिस्टेक में आती है। तो ये मिस्टेक अपने को नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और रहती है, हर दिन हार्ड वर्क। कई लोगों को क्या होता है कि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं फलाने सिंह की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे हार्ड वर्क करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना है भाई, लेकिन डेली हार्ड वर्क नहीं हो सकता है। अगर आप डेली हार्ड ट्रेनिंग लेंगे, जैसे मान लो ये जो कल आपको मैंने एक इंटरवल ट्रेनिंग दी थी, क्या मैं ये डेली डेली आपको कराऊं तो क्या बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ जोशी जी, जांघों में दर्द हो रहा है। अगर मैं डेली मान लो हार्ड ही ट्रेनिंग आपको कराऊं तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं होती है, बॉडी ओवरलोड हो जाती है। तो कभी भी बॉडी को क्या नहीं करना है? ओवरलोड नहीं करना है। जितना सहन कर सकता है बॉडी, उसी हिसाब से सहन करना है। ये अभी मैं दर्द के पार्ट में जाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा कि बॉडी ओवरलोड क्यों होती है और ये दर्द क्यों स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 5 किलोमीटर की लगभग टिप्स को मैंने काम किया, रनिंग का वे बताया, डाइट्स के बारे में बताया, मिस्टेक्स के बारे में बताया। ब्रीफ में तो सर आप लेट आए हो। शॉर्ट्स में यही है कि रनिंग की शुरुआत तो धीरे से करें और बॉडी का पोस्चर पे ध्यान रखें। हाँ, शुरुआत में छोटे पैर रखें, फिर जब लास्ट में जो आपकी फास्ट स्पीड आती है उसमें लंबे पैर रखें। लंबे पैर करने के जैसे लंचेज वगैरह जो एक्सरसाइज हैं वो मैंने आपको बताई है पहले भी और अभी बता दूंगा। हाँ बताइए, कोई डाउट? हाँ, देखिए अभी मैं ये एडवांस लेवल की जो आपने बात पूछी है वो मैं अभी बताऊंगा, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो, रनिंग होती है वो नियमित पेस से होती है। किसी भी धावक को अगर रनिंग में उतर गया तो उसको नियमित पेस लेकर चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तेज दौड़ लिया मन करे तो, और मैं मन करे तो धीरे दौड़ दिया। तो 5 किलोमीटर की रनिंग एक नियमित पेस से संभव है और सतुना नहीं बैठता है। तो ये इसका क्या कारण है? बॉडी डिहाइड्रेशन हो रही है, रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, सतुना नहीं बैठता है। मान लो रनिंग करते टाइम आपको पता नहीं मैं कौन हूँ और तू कौन है, यही होता है। इसका मतलब बॉडी डिहाइड्रेशन पे जा रही है आपकी। इसका मतलब क्या है? बॉडी डिहाइड्रेशन है या ओवरलोड हो चुके हो तुम। तुम्हारी क्षमता अभी बहुत कम है। तुम क्या लाइब्रेरी के राजा हो? लाइब्रेरी में अगर तुम्हें कोई कह दे कि साहब आ जाओ बैठने, तो तुम कह दो साहब मैं तो 18 घंटे बैठ सकता हूँ, आ जाओ कंपटीशन में। तो लाइब्रेरी के राजा हो, फिजिकल में के राजा बनने जा रहे हो, तो फिजिकल में तो आप वीक ही रहोगे। आप थोड़ा सा वर्कआउट देंगे, आपकी बॉडी ओवरलोड चली जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपकी बॉडी ओवरलोड हो गई, आप बस अपनी धुन में दौड़ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बॉडी को ओवरलोड नहीं करना, धीरे धीरे अपने को क्षमता बढ़ानी है, नियमित पेस से दौड़ना है। आपका जो सवाल का जवाब है वो ये है कि आपके जो शुरुआती राउंड है वो अपने को निम्न स्पीड में लेने हैं। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 2 मिनट का एक राउंड जाएगा। लास्ट वाला जो आधा राउंड वो 1 मिनट का हो गया। ओवरऑल की बात की है मैंने, लेकिन अब उसमें निम्न स्पीड और तीव्र स्पीड भी तो करनी है भाई। जो ओवरऑल का रखना है वो रखना है अपने को मिड के 4 राउंड 2-2 मिनट के, समझ में आ गई। और शुरुआत के जो राउंड रहेंगे वो आप रखो 10 सेकंड डिले, समझ में आ गए। 10 सेकंड डिले रख लो। कितने का रखोगे आप? 2:10 का। तो शुरुआत के 4 राउंड 2:10 में आ गए, फिर 4 राउंड 2 मिनट के आ गए, और फिर 4 राउंड आपके 1:50 के। तो आगे अब हो गया पेस सेट। अब इसको अपनी क्षमता के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। हाँ, वो आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करेगी कि आपकी प्रैक्टिस किस प्रकार है। अगर आपने ये बिगाड़ दिया और आप किसी भी जीजा के चक्कर में आ गए, किसी के बुआ के लड़के के चक्कर में आ गए और कह दिया कि भाई जब भी शुरू हो जाए रनिंग तो तेज दौड़ देना, और आपने लगा दिया 50 के राउंड पहले, तो आपके लास्ट में लगेंगे नहीं वो राउंड। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, आपका इंजन फेल हो जाएगा, आपकी मसल्स दर्द करने लग जाएंगी। एक बार मसल्स दर्द करने लगी तो फिर रिकवरी नहीं हो पाती है, समझ में आ गई। और धीरे धीरे प्रक्रिया वाइज शरीर गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही किया। 1:40 में पहले हाँ, 1:40 में लिया। अभी नहीं करोगे ये गलतियां।
देखो अगर मान लो ये चीजें आप पहले आप मेरे से थ्योरी में जुड़े हुए होते तो क्या आप ये गलती करते क्या? नहीं करते। हाँ, आप बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। आप तो सुनते रहो, डाउट आपके लास्ट में लूंगा मैं, आप टेंशन ना करें। हाँ, घड़ी लेके जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको घड़ी मिलेंगी। अब जैसे कुछ टिप्स बता देता हूँ, सफल रनर्स की क्या क्या आदतें होती हैं। वो भी बताता हूँ कैसे उनको याद करना है। देखो सफल रनर्स की आदतें बताता हूँ अब मैंने ये तो ओवरऑल बात कर ली। अब सफल जो सक्सेस रनर्स है 5 किलोमीटर का, उसकी क्या क्या आदतें हो सकती हैं। तो एक तो गोल सेट करना है डेली वर्कआउट में, जो हम आपको देते हैं कि वो गोल आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। जैसे कल आपने एक लड़का देखा होगा, उसने 11 राउंड पूरे लगाए और वो लास्ट में कितना खुश था। वो मेरे को कह रहा था सर मुझे कॉन्फिडेंस, अब मैं कर लूंगा। जोशी था, पता नहीं कौन सा था, एक और था ना वो थोड़ा मोटा भी था, बाल उसके लंबे लंबे थे। नहीं ये नहीं आया ही नहीं शायद वो। तो वो इतना कॉन्फिडेंस था खुद को लेकर कि हाँ यार मैं कर लूंगा। तो एक सफल रनर्स का जो गोल होता है, वो गोल अचीव करना है। ठीक है, जो आपको जो गोल मिलता है वो अचीव करना है और माइंड सेट बनाना है। रनिंग हमेशा जो होती है ना, वो पैरों से शरीर से नहीं होती है, माइंड का खेल होता है रनिंग में। आपने कभी भी देख लेना, आपने अगर सोच लिया ना कि यार मेरे को करना ही है, माइंड सेट बना लिया कितने राउंड लगाने, तो आपके वो लगेंगे। और आपने सोच लिया अरे मेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। जब कितनी ताकत लगा ले ट्रेनर, तो आपका माइंड सेट है ना वो सही होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। समझ रहे हो बात को? तो माइंड सेट आपको हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है रनिंग में। इस चीज का आप ध्यान रखना। अच्छे रनर्स की आदतें हैं ये। तो आप भी अच्छे रनर्स बनना चाहते हो, एक कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं। जैसे आप अपने पास स्टॉप वॉच रख सकते हैं, घड़ी रख सकते हैं, या आप मोबाइल ट्रैकिंग के ऐप आते हैं अभी, तो वो आप रखो। मोबाइल ट्रैकिंग ऐप आते हैं, उसमें आप अपना पेस भी देख सकते हो। उसमें आप अपना उनको इंस्टॉल कर लो और उसमें पता बताएगा वो तुम्हें, तो कि तू इतने राउंड कितनी स्पीड से दौड़ा, इतने राउंड कितनी स्पीड से दौड़ा। फिर आप उसको एनालिसिस करो कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। मैंने पहले राउंड में ज़्यादा तो नहीं खींचा है, मैंने मिड में राउंड में ज़्यादा तो नहीं खींचा है, मैं लास्ट राउंड में धीरे तो नहीं पड़ा हूँ, मैं आज कितने राउंड लगाया। हो सकता है सर को नहीं पता लगा, मैंने राउंड में कट मार दिया, लेकिन मोबाइल तो सही बताएगा, तेरे हाथ में रहता है। तो ये ऐप वगैरह भी इंस्टॉल करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। एक्स्ट्रा टिप्स हैं ये। ठीक है, हर सप्ताह ट्रायल देना है। ऐसे नहीं कि भाई अब ट्रायल है आज तो नहीं जाऊँ, तो ट्रायल में ज़रूर जाना है कि यार अब ट्रायल होने जा रहा है, आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैं ट्रायल मन करके दूंगा, अच्छे से दूंगा। आइसिंग और स्विमिंग, ये दोनों चीज़ें शामिल करनी है अच्छे रनर्स के लिए। अब तुम लोग मानते होंगे इन चीज़ों के, क्या ही हो जाएगा आइसिंग करने से, क्या ही हो जाएगा स्विमिंग करने से। ऐसा नहीं होता है दोस्त। आइसिंग के लिए आपकी ऊपर व्यवस्था हमने कर दी है, आप करिए आइसिंग, करके जाइए। आप कॉस्ट्यूम लेके आए तो ठीक है, नहीं लाए तो भी अपने डिफेंस के जो लड़के हैं आपके राजस्थान पुलिस बैच वाले, उनसे मदद लीजिए, आइसिंग कीजिए संडे टू संडे। आइसिंग करने से बॉडी की जो मसल्स है वो अच्छे से रिकवरी ले पाती हैं। ठीक है, उनका जो वो है, जो तनाव है, जो जकड़न है, या फिर जो हार्ड हो जाती हैं, वो सॉफ्टनेस की ओर जाती हैं। तो आइसिंग करने से बहुत फ़ायदा है। स्विमिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? स्विमिंग करने से शरीर की सारी मांसपेशियां खुलेंगी और अपने शरीर को अंदर से पॉजिटिव फील आएगी। सांस की प्रॉब्लम भी कम होती है। आपका जो तैराकी करोगे तो आपके घुटने भी चलेंगे, उससे भी घुटने की भी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो स्विमिंग का क्या है, आप कहीं भी अपने पास अवेलेबल नहीं है स्विमिंग में, मानता हूँ, लेकिन आप 150 रुपये का टिकट मेरे हिसाब से, यहाँ खूब स्विमिंग पूल बने हुए हैं। आप वैसे भी तो जाते ही हो घूमने के लिए, 100 रुपये लेता है, लो 100 रुपये में अपने स्विमिंग कर लिए हफ्ते में एक बार। ठीक है, तो फिजिकल के लिए क्या नहीं कर सकता आदमी, कुछ भी कर सकता। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको ये चीज़ें शायद पहले नहीं पता थी, अब मैंने बताई आपको, ये कर सकते हो आप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मसल स्पेन, सेकेंड टॉपिक करें। मसल स्पेन की बात करते हैं। मसल स्पेन क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं, क्या समाधान है और रीजन क्या है। हाँ, उसकी तीसरा टॉपिक आएगा। ये थोड़ा धैर्य बनाए रखें आप। मसल्स देखो कि किस लिए होता है। एक तो बॉडी ओवरलोड हो जाती है। जैसे मान लो किसी का वजन ज़्यादा है और वो लगातार रनिंग करता है, तो उसके भी मसल्स पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि
वो रनर्स के लिए जो बॉडी मास इंडेक्स चाहिए वो उसने फुलफिल नहीं कर रखा है अभी, और वो रनिंग कर रहा है तो मसल स्पेन होना लाजमी बात है। बिना वार्म अप के अगर आप दौड़ते हुए तेज स्पीड से एकदम से तो भी मसल स्पेन कर सकती हैं, और फिर उनको रिकवरी करने के लिए नियमित रूप से टाइम चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है। पानी पीना चाहिए ना। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा इस चीज़ के लिए। दौड़ते दौड़ते अगर आपका गला सूख रहा है, किसको आती है गले सूखने की प्रॉब्लम? आप अपने पास में ग्लूकोन डी रखिए, क्या रखिए? हाथ में ग्लूकोन डी रखिए, किसी भी फॉर्म में रखो, आपसे किसी में जेब में डाल के रखो। जब भी आपका गला सूखता है आप उसको चाट लो, आपका गला ही नहीं सूखेगा। और बताओ, हाँ सूखा ही। जब रनिंग कर रहे हो उसके मिड में तो आप कहीं मना कर देते हो, तो आप पीछे वहाँ नहीं पता, लेकिन इसका सॉल्यूशन है ये। वहाँ आप कैसे करते हो? मेरे हिसाब से हाँ पानी पिलाते हैं वहाँ भी, ऐसा दिक्कत नहीं आती है। पानी पिलाते हैं और रखना पड़ता है। स्पोर्ट्स में अगर आप जाओगे और वहाँ ट्रायल दोगे तो पानी रखना पड़ता है। कोई भी स्पोर्ट्समैन बीच में मांग सकता है, पानी पी सकता है, वो उसको अधिकार है। आप भी पी सकते हो, आप नहीं आप उसको कर रहे तो भाई मेरी बात सुनो। अगर मैं बात करूं पीना नहीं चाहिए या चाहिए, तो गला अगर आप गीला कर रहे हो तब तो ठीक है, और आप ठोक के पी रहे हो तो गलत है। क्योंकि अगर आपने ठोक के पानी पी लिया तो क्या होगा? तो भाई अपने जो फेफड़े हैं, जो अपने लंग्स हैं, उनको फूलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है अगर अपन पूरा पानी ठोक के पी लेते हैं। तो अगर फेफड़े को पर्याप्त मात्रा चाहिए, पर्याप्त